हाय फ्रेंड्स, मैं जागेश्वर कुमार समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी में एक नया टॉपिक की शुरुआत किया है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जिसमें दोस्तों मैंने आप लोग को बहुत सारी बातें फंडामेंटल राइट्स के संबंधित पिछली कक्षा में बताया था। मैंने बताया था कि मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। और मूल अधिकार से संबंधित मूल अधिकार का तात्पर्य क्या है, मूल अधिकार में किन किन बातों का समावेश क्या क्या है, मूल अधिकार का उद्देश्य क्या है, मूल अधिकार आवश्यक क्यों है, इन तमाम बातों का चर्चा मैंने पिछली कक्षा में किया है दोस्तों। तो मैं चाहूँगा कि एक बार इस वीडियो को देखने से पहले प्लेलिस्ट में जाकर मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया गया उसे आप देखें, उसके बाद इस वीडियो में आप आएँ दोस्तों। तो प्लीज़ क्रम से वीडियो को देखें, क्रम से वीडियो को देखेंगे तो आपको एक इंटरेस्ट पैदा होगा दोस्तों, आपकी रुचि उसमें डेवलप होगी, अन्यथा आपको रुचि डेवलप नहीं हो पाएगा दोस्तों और आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और सचमुच में आप एक अच्छी रणनीति बनाकर तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाकर और वीडियो को क्रम से देखें। तो दोस्तों, आज हम लोग मूल अधिकारों की विशेषताएँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आखिर फंडामेंटल राइट्स जो हम लोग को संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक का में वर्णन दिया गया है, आखिर उसकी विशेषता क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या विशेषताएं उसमें है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो हमें किन किन बातों को, विशेषताओं में किन किन विशेषताओं को हम लोग को बिल्कुल बाय हार्ट करना है और किसको ध्यान में रखना है ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो ना छूटे। तो दोस्तों, विशेषताएं में पहला आप देख रहे हैं न्यायोचित है, यानी जो मूल अधिकार है वो न्यायोचित है, मतलब उसमें हम लोग न्यायालय जा सकते हैं। अगर हमारे मूल अधिकार का हनन होता है तो हम उसमें न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, उच्च न्यायालय जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और अपील कर सकते हैं कि मेरे मूल अधिकार का, जो मुझे मूल अधिकार संविधान ने दिया है उसका हनन हो रहा है। तो इसलिए इसे न्यायोचित कहा गया है। बहुत खूबसूरत इसका विशेषता ये न्यायोचित है। दूसरा, ये अस्थाई नहीं है। जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स जो है दोस्तों, वो परमानेंट नहीं है। संसद इसमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, न कि साधारण विधेयक द्वारा। मतलब ये जो मूल अधिकार है अस्थाई नहीं है दोस्तों, इसमें संसद जो है सो कमी भी कर सकती है, कटौती भी कर सकती है और लेकिन जो संसद यह काम जो करेगी मूल अधिकार में कमी या कटौती करने का, वो संशोधन विधेयक के द्वारा करेगी, न कि साधारण विधेयक के द्वारा। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है दोस्तों, संसद भी अगर संशोधन विधेयक के द्वारा कमी कटौती करती है तो उसमें उसको संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित नहीं करना होगा। मतलब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना संसद मूल अधिकारों में संशोधन विधेयक के तहत कमी या कटौती कर सकती है। मतलब जब कमी और कटौती कर सकती है मतलब ये अस्थाई नहीं है, परमानेंट नहीं है। तीसरा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। मतलब जो हमको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं दोस्तों, जब राष्ट्रीय आपातकाल हो जाता है, किसी बाहरी देश से दूसरे देश से युद्ध की स्थिति आ जाती है, युद्ध छिड़ जाता है, तो इस तरह जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो जाता है दोस्तों, उस स्थिति में हमारे फंडामेंटल राइट्स को निलंबित किया जा सकता है। और लेकिन इसमें एक अपवाद है दोस्तों कि 2 आर्टिकल है, अनुच्छेद 20 और 21। तो 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। 20 और 21 को छोड़कर, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है। नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों विशेषताएं होती है हमारे फंडामेंटल राइट्स में दोस्तों। पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों हैं, नकारात्मक एस्पेक्ट्स भी है और सकारात्मक एस्पेक्ट भी है। तो नकारात्मक विशेषता क्या है दोस्तों? राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित। मतलब राज्य को ये नियंत्रण में रखता है दोस्तों, राज्य के अधिकार को सीमित करता है। राज्य क्या क्या कर सकता है उसके अधिकार को सीमित करता है, इसलिए इसको चूँकि सीमित करता है इसलिए इसको हम लोग नकारात्मक विशेषता के रूप में लेते हैं। सकारात्मक क्या है दोस्तों? व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान।
जो फंडामेंटल राइट्स है वो व्यक्तियों के लिए विशिष्ट सुविधाओं का प्रावधान करता है। तो चूँकि यहाँ सुविधाएं प्रदान कर रहा है, उसको बेहतर सुविधा देने का प्रयास कर रहा है, इसलिए सकारात्मक विशेषताएं हुई। मतलब हमारे जो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसमें दोनों विशेषताएं समाहित है, नकारात्मक विशेषताएं भी समाहित है और सकारात्मक विशेषताएं भी समाहित है। क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ देता है दोस्तों कि मूल अधिकार का नकारात्मक विशेषता क्या है या मूल अधिकार का सकारात्मक विशेषता क्या है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। राज्य के प्राधिकार को अगर सीमित करेगा तो नकारात्मक और व्यक्तियों को सुविधा देने के लिए अगर इस्तेमाल करेगा तो सकारात्मक। कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है जबकि कुछ सभी व्यक्तियों के लिए। जो फंडामेंटल राइट्स हैं दोस्तों उसमें से कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो नागरिक के लिए ही केवल उपलब्ध है, उसमें विदेशियों को सुविधाएं नहीं मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सबों के लिए हैं, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी। तो ये दोनों चीज़ हैं। जो हमारा जो नागरिक हैं उसको कुछ स्पेशल विशेषता दी गई है, कुछ स्पेशल प्रावधान दिए गए हैं जो विदेशियों को जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, और कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सबों के लिए हैं। सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसे ही सेवाओं संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। मतलब जो जिससे हमारे देश की अखंडता, राष्ट्रीय एकता निर्धारित होती है, जैसे सशस्त्र बल हो गया, अर्धसैनिक बल हो गया, पुलिस बल हो गया, स्पाई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, गुप्तचर संस्था हो गया, इसके सेवा में संसद जो है सो प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। संसद यह तय कर सकती है कि ये सेवा किसे दिया जाए और किसे नहीं दिया जाए। तो ये आर्टिकल 33 के तहत होता है दोस्तों, अनुच्छेद 33 के तहत। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि अनुच्छेद 33 निम्न में से अनुच्छेद 33 के द्वारा क्या वर्णित है, तो आपको ऑप्शन स्टेटमेंट में दे देगा। तो अनुच्छेद ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं की सेवाओं पर संसद प्रतिबंध लगा सकती है, और वो प्रतिबंध जो है सो आर्टिकल 33 के तहत, अनुच्छेद 33 के तहत लगाती है। जहाँ सैन्य शासन हो वहाँ इसके क्रियान्वयन को रोका जा सकता है। जहाँ सैन्य शासन है, मार्शल लॉ जहाँ लागू है दोस्तों, वहाँ पे आर्टिकल 34 के तहत फंडामेंटल राइट्स को रोका जा सकता है। लेकिन वो राष्ट्रीय आपातकाल में भी ऐसा होता है दोस्तों, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल से अलग होगा। जो मार्शल लॉ होगा वो राष्ट्रीय आपातकाल से अलग होगा। राष्ट्रीय आपातकाल में भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को रोका जाता है, निलंबित किया जाता है, लेकिन यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल वाली स्थिति नहीं होगी। जहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है, सैन्य शासन लागू है, वहाँ पे अनुच्छेद 34 के तहत फंडामेंटल राइट्स को रोका जा सकता है। ज़्यादातर अधिकार स्वयं परिवर्तित है जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। दोस्तों इसमें जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें अधिकतर राइट्स जो है वो खुद ब खुद नागरिकों को दे दिया जाता है, नागरिकों को खुद ब खुद मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे राइट्स हैं जिसको कानून के द्वारा प्रभाव में लाया जाता है। तो ये कानून के द्वारा जो प्रभाव में लाया जाएगा, कानून जो बनाया जाएगा वो संसद के द्वारा बनाए गए कानून मान्य होगा, न कि राज्य विधानमंडल के द्वारा। इस चीज़ ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन देता है कि मूल अधिकारों को कानून के द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, निम्न में से किसके द्वारा बनाए गए कानून से यह प्रभाव में आएगा। ऑप्शन में रहेगा संसद के द्वारा, राज्य विधानमंडल के द्वारा, तो आप दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये संसद के द्वारा होता है, और वो भी आर्टिकल 35 के तहत, अनुच्छेद 35 के तहत। तो ये जो आपका पॉइंट्स स्टेटमेंट जो आप लोगों के बीच रखा गया है दोस्तों, निश्चित रूप से आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसीलिए इसको बिल्कुल बेहतर तरीके से आप समझने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि इससे क्वेश्चंस का आप क्वेश्चन बैंक में जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, और आप देखेंगे कि इससे इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो ये नेक्स्ट जो एक चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, राज्य की परिभाषा। तो हम बार बार देखते हैं राज्य हमारे अधिकार को सीमित कर सकता है, राज्य हमको ये अधिकार प्रदान कर सकता है। तो आखिर बार बार जो राज्य वर्ड आता है वो राज्य है क्या, हम किसको राज्य कहेंगे, किसको राज्य नहीं कहेंगे। तो इसमें राज्य की परिभाषा क्या है, नहीं है, किसे राज्य कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे दोस्तों। और मैं आपसे भी चाहूँगा कि आप अपने पास अगर कोई बुक है तो राज्य की परिभाषा से रिलेटेड कंटेंट कुछ आप स्वतः पढ़ेंगे, स्व अध्ययन करेंगे, और पुनः नेक्स्ट क्लास में जब मैं इसके बारे में लेकर आऊँगा तो आपको निश्चित रूप से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा अधिक से लोग वीडियो का फ़ायदा उठाएं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करें। तो दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से
मेरे साथ समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप जुड़े रहिए और निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।